अगर आप अभी भी पुराने तरीके से अपने पढ़ रहे हो, अभी भी स्ट्रैटेजी आपकी वही है जो चलती आ रही थी, तो आप कहीं न कहीं पीछे हो। क्योंकि अब गेम चेंज हो चुका है टीआरई 4 में। अब हमें पीआरटी के साथ-साथ हमें सिर्फ़ पीआरटी का एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमको अब प्री प्लस मेंस दोनों देना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, अब आपको स्मार्टली पढ़ना होगा। क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं, हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं। हमको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्मार्ट वर्क करेगा उसी का सिलेक्शन पक्का होगा। जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको रिवीजन शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर भी लेंगे और रिवीजन उसको डेली बेसिस पे नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है, और मेरे साथ ही नहीं, मैं आई गेस मैं सबको अब सबके साथ सोच सकती हूँ कि ये ज़रूर होता होगा कि आपने पढ़ तो लिया, पर जब नेक्स्ट डे या 2 दिन 3 दिन बाद अगर दोबारा उस चीज़ को करते हैं तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते। उस चीज़ के लिए है ये कि आपको रिकॉल रहे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। यही बेस्ट की ऑफ द सक्सेस है कि आपको रिवीजन तो मस्ट करना पड़ेगा, और यही रिवीजन ही हमको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। और आपको पता है, विदाउट रिवीजन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप जब एमसीक्यूज लगाओगे, जब पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपको उसमें भी मतलब कि उसमें भी आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। उसमें भी लगेगा कि यार आता तो था, पर पता नहीं क्यों अभी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैंने तो ये पढ़ा था। तो पढ़ा था नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस से रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपसे मॉक टेस्ट भी सॉल्व होगा। और जब मॉक टेस्ट सॉल्व होगा, मॉक में आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो आपको कोई भी कॉम्पिटिशन से बाहर नहीं निकाल सकता है। और पता है प्री और मेंस का फ़ायदा क्या है? यही फ़ायदा है कि अगर मेंस आ चुका ना, तो यहाँ पे तो अधिकतर 50% बच्चे तो ऐसे ही रिजेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि जो फालतू में है, जो पढ़ते नहीं हैं, जो ऐसे ही हैवी फॉर्म भर देते हैं, उन लोगों को तो वैसे ही नहीं कुछ होने वाला इसमें। तो एक चीज़ के लिए ये जो मेंस हो रहा है वो बेनिफिशियल भी है। अब देखो, अब मैं इसके साइड में नहीं हूँ कि ये हो रहा है, आपको टाइम मिल रहा होगा तो ऐसा है, लेकिन हम लोग को टाइम मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को भी, मैं भी रोई हूँ इस चीज़ के लिए। मैं लेकिन क्यों आपको बताऊँ कि मैं रोई हूँ या नहीं रोई हूँ? मैं तो आपको मोटिवेट करने आई हूँ ना। और जो चीज़ हो रहा है उस चीज़ के लिए रोने से क्या फ़ायदा? बहुत सारे यूट्यूबर है जो आपको गाइड कर रहे हैं, वो रोना धोना कर रहे हैं। क्यों रो रहे हो? ये हमारी मेहनत की एक और परीक्षा। हाँ ठीक है, बहुत कुछ सेक्रीफाई कर रहे हैं, माँ बाप से ये सुनना पड़ा, लेकिन इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ होने वाला है? आपके रोने से सरकार चेंज करेगी? नहीं करेगी। अगर करेगी तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मैं शाय पर्सन हूँ, मैं आपके सामने रो ही नहीं सकती हूँ। मैं हमेशा, मेरी फैमिली, मेरे को कितनी भी प्रॉब्लम होती है तो मैं रोना धोना नहीं करती। मैं अपने आप साइलेंटली रो लेती हूँ। उसके बाद जो मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, पुश करती हूँ कि मैं अपना आगे की ओर देखूँ। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा झेल रहे हो आप लोग, लेकिन थोड़ा और सही। अगर जो ये मेंस लिया जाएगा तो और तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोग को। तो उसके लिए मैंने बताया सबसे बेस्ट है रिवीजन प्लस डेली बेसिस प्रैक्टिस। अब इसके अलावा हम और कर क्या सकते हैं? हमको अब क्या करना है कि जो हम लोग पढ़ते पढ़ते आ रहे थे, सिर्फ पढ़ते आ रहे थे, और सोच रहे थे कि पुराने वाले की तरह ये भी हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ हमें पीटी नहीं निकालना है इस बार, मैं सॉरी पीटी नहीं, प्री नहीं निकालना है इस बार, हम लोग को मेंस भी निकालना है। तो उससे जो पढ़ते आ रहे थे हम, वो तो नहीं हो पाएगा, स्ट्रैटेजी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने बोला, 1000 बार बोल रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, प्लस आपको रिवीजन करना पड़ेगा, प्लस आपको डेली बेसिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब हो सकता है सिलेक्शन। क्योंकि फोकस इज इक्वल टू सिलेक्शन होना ही होना है। अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो होगा ही होगा। सबसे बेस्ट तरीका है ये किसी चीज़ को पाने का, कि आप उस चीज़ को जो आपको चाहिए उसके बारे में आप जानो, उसके बारे में आप बार बार जानने की कोशिश करो, उसके ऊपर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, तो आपको कुछ चीज़ें आ ही जाएगी। और जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप बहुत आगे जा रहे हो। आप उन लोगों से तो बहुत आगे जा रहे हो जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे कि मैं भी स्टार्ट कर चुकी। आप मेरे साथ जुड़िए 4 बजे। मैं 10 बार बोल चुकी आपको कि सुबह सुबह आपको अपने लिए टाइम निकालना है, घर के लिए टाइम नहीं निकालना है, क्योंकि घर का काम कोई नहीं देखता है। पर आपको ये जो जॉब लग जाएगा ना, तो 1000 लोग देखेंगे और आपसे मोटिवेशन लेंगे, आपसे प्रेरित होकर आप अगली भी जो पीढ़ी आएगी, जो बहुओं को पढ़ाना चाहेगी, बेटियों को पढ़ाना चाहेगी, तो आप उनके लिए एक मिसाइल हो जाएंगी। तो इसीलिए प्लीज़ आप पढ़िए, और हाँ, स्ट्रैटेजी को अपना चेंज करिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, रिवीजन और डेली प्रैक्टिस शुरू कर देना। लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि
मैं अभी आपको पता है मेरी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पहले अभी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर रही हूँ। मैं सारे जितने एग्ज़ाम्स में आए हो वो सारे पीवाईज़ क्यूज़ को अटेम्प्ट कर रही हूँ और जो मैं पढ़ चुकी हूँ मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। मेरा यही 21 डे चैलेंज में मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, जो मैंने पिछले 6 महीने से अपने आप को छोड़ दिया था पढ़ना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई मैंने स्टार्ट किया। और मैं जानबूझकर यूट्यूब की जर्नी में आई हूँ, ताकि मैं आप सबको पढ़ाते-पढ़ाते कुछ मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी थोड़ा बहुत उससे पढ़ लूँ। और सही बता रही हूँ, आपको तो मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ ना, पर मेरा बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है, तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है। और जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसके लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ, ताकि मैं अपने आप ही पढूँ। आप पता नहीं आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अपना 100% इससे अपना सक्सेस ले रही हूँ, अपना आने वाले के लिए एक सीट मैं पक्का कर रही हूँ। कहीं न कहीं मेरे माइंड में ये चल रहा है। बाकी तो मेहनत करने के ऊपर सारी दुनिया उन पे फ़िदा हो जाती है। आप मेहनत करते रहें, देखिए आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, नहीं आएगा, वो तो मैं भी नहीं जानती। ज़रूरी नहीं है पढ़ने वाले का भी रिज़ल्ट हो, ऐसा भी होता है कि आपकी किस्मत भी साथ देनी चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है, पर हम अपनी मेहनत को क्यों छोड़ें, उसको करना ही पड़ेगा। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको जो बताती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। मेरी आज की स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं सबसे पहले ज्योग्राफी की बुक लिया मैंने, और वो मैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रही हूँ, जो कि मेरा आज लास्ट चैप्टर है। और ये आज मेरा 7th क्लास का एनसीईआरटी भी ख़त्म हो चुका है। मैं जल्द ही 6th क्लास के एनसीईआरटी का एमसीक्यू बेस्ड लाइव सेशंस लूँगी, जिसमें मैंने जो एमसीक्यूज़ बनाए हैं अपने हाथों से मैं शेयर करूँगी जल्दी। आप लोग ज़रूर उसमें इंक्लूड होइएगा, इंटरेक्शन वीडियो होगी वो, तो उसमें मैं ज़रूर मिलूँगी। आज मेरा 7th क्लास भी ख़त्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट डे से मैं 8th क्लास का स्टार्ट करूँगी, जो कि बहुत ही लेंथी होगा अब तो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा चैप्टर्स भी लेंथी होता जा रहा है। 7th क्लास के आज इसके लास्ट 9 चैप्टर में मैंने ये सीखा कि इससे 3 क्वेश्चंस मैं आपको वर्बली बता सकती हूँ कि कौन कौन सा है। पहला जो हमारा था कि काराकोरम, जांस्कर, पीर पंजा, लद्दाख। ये अभी सीक्वेंस में नहीं बता रही मैं, बट बोल रही हूँ कि ये सब के बारे में बताया गया है, और कौन सा दर्रा कहाँ पे, कौन सा ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान जो है, इनकी जलवायु कैसी, किस वजह से ऐसी होती है, इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, और कहाँ की क्या जलवायु है। जलवायु के ऊपर बताया गया, जलवायु का क्या महत्व है, जलवायु है क्या, जलवायु और मौसम में डिफरेंस क्या है, ये सब बताया गया है इस 9 चैप्टर में। तो मैं सही बता रही हूँ, जो ये जो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल है, इसको सीक्वेंस में पूछा था एग्जाम में। आपको अगर आप पढ़ते होंगे, आप सीरियस कैंडिडेट होंगे, तो आपको ये एग्जाम का क्वेश्चन तो आपको मुंह पे आना ही चाहिए कि हाँ ये सही था, ये था। फिर एक और क्वेश्चन इसी में चैप्टर में था कि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान है, उसका कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये सब डिस्कशन है, इस सब में ये सारा बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके बताया गया, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप मेरे को गलत नहीं बोल सकते इस चीज़ के लिए, तो आप देखो इसमें से कितना आता है। और भी क्वेश्चंस थे, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, और हो गया मेरे से, बस मैंने पढ़ा इसको, मुझे आता था ये चैप्टर, मुझे अच्छा लगा। आप भी पढ़िएगा। और इससे क्वेश्चंस तो 2 तो मैंने आपको बता ही दिया, वर्बली आ रखे हैं, और रिटर्न में कितना है मेरे को उतना याद नहीं है, बट अच्छा चैप्टर है, आपको इसको करना ही है। और उसके बाद फिर मैंने अपना पॉलिटी किया। पॉलिटी के लिए करते, आपको पता है पॉलिटी में पीवाईस क्यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा थोड़ा बहुत रह गया था पॉलिटी, तो मैंने पॉलिटी शुरू किया। पॉलिटी से पहले तो मैंने आपको बता दूं कि पॉलिटी में मेरा कुछ कुछ डाउट भी आ रहा है, तो फिर भी मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की, अंदर देखा क्या होता है नहीं होता है। अब मैं घटना चक्र से हिस्ट्री भी कर रही हूँ। हिस्ट्री में मैंने सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ख़त्म किया, और उसके बाद नरम गरम दल, ये सब इससे टॉपिक से जितने क्वेश्चंस थे उनकी डेली बेसिस प्रैक्टिस की। और मैं और पढ़ना चाह रही थी, पर मेरा क्या हुआ, मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और फिर मेरा मनोबल भी टूट गया, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सॉरी उसके लिए कि आज मैं उतना, आज ज़्यादा मेरा नहीं था, मतलब प्रोडक्टिव नहीं रहा। जितना पढ़ा लेकिन मेरा प्रोडक्टिव था सॉरी, जितना पढ़ा उतना, लेकिन उतना नहीं था जितना मैं सोची थी कि आज मैं अच्छे से पढ़ूंगी। आप सब मेरे से जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, कमेंट में बताना कि जो सुबह मैं लाइव सेशन में आज पढ़ रही थी, तो आप लोग कितने लोग जुड़े हुए थे, और ये भी बताना कि आप लोग क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किए वहाँ पे।
और कल आप मेरे से जुड़िएगा या नहीं जुड़िएगा, आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका कैसा लगा कि 4 बजे उठ के अपने आप को टाइम दिया तो आपको कैसा लगा, वो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सच में TRE4 में अपना सीट पक्का करना चाहते हैं तो वर्क हार्ड नहीं करना है, स्मार्टली करना है और आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा, क्योंकि फोकस इज इक्वल टू सिलेक्शन पक्का होता है। वो आपको तो पता है कि TRE4 में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप रट्टाफिकेशन से तो पास करिएगा नहीं, ऊपर से आप तो मेंस है तो कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ वी विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच।